नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस क्राइम कहानी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। आज की जो कहानी है वो खून के रिश्तों को शक के हथौड़ों द्वारा चूर चूर कर दी जाती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है शुरू करते हैं। गांव में दिनचर्या अमूमन सुबह ही शुरू हो जाती है। अंबेडकर नगर माजरा गांव में भी लोग सुबह उठकर अपने काम में जुटना शुरू हो गए थे। लेकिन उस सुबह का आगाज अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि गांव के ही सईद अहमद के घर से रोने पीटने की आवाजें आने लगी थी। सईद के परिवार में पत्नी शकीला 50 वर्ष की, 3 बेटियां रजिया 20 वर्ष, सुल्ताना 18 वर्ष, शबाना 15 वर्ष और 2 बेटे दिलसाद व शमशाद थे। शमशाद बाहर नौकरी करता था, जबकि दूसरा बेटा दिलसाद अपनी पत्नी नसरीन के साथ इसी घर के बने दूसरे कमरे में रहता था। रोने की आवाजें सुनकर लोग दौड़कर सईद के घर की तरफ पहुंचे तो वहां का मंजर खौफनाक था। यह देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लोगों ने जो कुछ देखा वह उनकी कल्पनाओं से जुदा था। एक कमरे में शकीला व उसकी 2 बेटियां रजिया व शबाना खून से लहूलुहान पड़ी थी, जबकि सुल्ताना कराह रही थी। सईद का वहां पर कुछ पता नहीं था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। यह दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव अंबेडकर नगर माजरा में 3 मार्च 2021 की देर रात हुई थी। दिल निकलने ही वाला था। तिहरे हत्याकांड की सूचना से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी सुभाष सिंह मौके पर पहुंचे। वारदात की सूचना मिलने पर एसएसपी संतोष सिंह, एसपी क्राइम कमलेश बहादुर व सीओ गोपाल सिंह भी वहां पहुंचे। पुलिस ने मौका मुआयना किया। मृतकों को सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किए गए थे। घर में लूटपाट भी नहीं हुई थी। पुलिस की नज़र वहां पड़े एक हथौड़े पर गई। उस पर खून लगा हुआ था। पहली नज़र से पुलिस समझ गई कि उसी हथौड़े से हत्याएं की गई हैं। पुलिस ने सबसे पहले घायल सुल्ताना को अस्पताल पहुंचाया। हैरानी की बात यह थी कि घर या आसपास पड़ोसी में किसी को वारदात का पता तक नहीं चला था। घटना का पता सबसे पहले सईद की बहू नसरीन को चला था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया, सर मैं हर रोज की तरह सुबह सोकर उठी तो अम्मी जान के कमरे से घर आने की आवाज़ आ रही थी। मैं उस तरफ पहुंची तो अम्मी व मेरी ननद इस हालत में पड़े थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने पड़ोसी से अपनी दर्द सास संतों को दौड़कर बुलाया। फिर गांव वाले आ गए। पुलिस ने उनके बयान को गंभीरता से सुनकर नोट कर लिया। नसरीन के बयानों में सच्चाई थी। शक सईद पर था क्योंकि वह लापता था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि यदि हत्याएं वाकई सईद ने की थी तो फिर इसकी आखिर क्या वजह थी। बहरहाल पुलिस ने मौके पर कार्रवाई पूरी कर सभी 100 पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। हत्याओं से इस्तेमाल हथौड़े को कब्जे में लिया। सईद के खिलाफ उसके बेटे शमशाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस सईद की तलाश में जुट गई, लेकिन अगले कई दिनों तक भी उसका कोई पता नहीं चल सका। हत्याओं की असल वजह से पर्दा उठाने वाला एक सईद ही था जो फरार था। पुलिस टीमें सईद की तलाश में लगी हुई थी। उसकी नाते रिश्तेदारी हूँ भी दबसगी दी गई थी। सईद का पता नहीं चला तो पुलिस ने उसके ऊपर कुछ रुपयों का इनाम घोषित कर दिया। उधर सईद की घायल बेटी सुल्ताना खतरे से बाहर आ चुकी थी। सईद पुलिस के लिए एक तरह से चुनौती बन चुका था। इस बीच पुलिस को पता चला कि सईद पहले पंजाब की मोहाली में भी नौकरी करता था। वहां भी वह छिप सकता है। पुलिस टीम वहां पहुंची और उसकी पुरानी पहचान के हिसाब से लोगों से जानकारियां एकत्र किया। इससे पुलिस को सफलता मिली और वह 21 मई 2021 को
सईद तक पहुंच गई। सईद मोहाली की मानकपुर शरीफ दरगाह की शरण लिए हुए था। पुलिस टीम सईद को दबोचकर बुलंदशहर ले आई। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पत्नी व बेटियों की हत्या करना स्वीकार कर लिया। गहनता से की गई पूछताछ में ऐसी कहानी निकलकर सामने आई कि पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई। बात यह थी कि सईद ऐसा हैवान था जिसे अपने परिवार को उजाड़ने का जरा भी अफसोस नहीं था। सईद मेहनत मजदूरी करता था, किसी तरह परिवार की गाड़ी चल रही थी। सईद की कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार का खर्च चल सके, परिवार को सहारा मिल सके। इसीलिए शकीला ने भी लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। शकीला को घर आने में देर सवेर भी हो जाती थी। यह बात सईद को नहीं पता थी। शकीला, मुझे इस तरह तुम्हारा काम करना पसंद नहीं है। एक दिन सईद ने अपने मन की बात पत्नी से कह दी। यह सब मैं अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए कर रही हूँ। गांव की अन्य औरतें भी तो काम करती हैं, फिर मैं कर रही हूँ तो इसमें क्या बुराई है। पत्नी का जवाब सुनकर सईद देखता रह गया। शकीला की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। सईद घर के हालात छिपे नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी दूसरी थी। दरअसल उसके दिमाग में शक का कीड़ा घर कर गया था। वह पत्नी पर शक करने लगा था। शक ऐसा रोग है कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता। सईद का शक्की स्वभाव ज़्यादा बढ़ने लगा तो परिवार में झगड़े होने लगे। जबकि शकीला ने कुछ सालों की मेहनत से कई मजदूर महिलाओं को अपने साथ जोड़ लिया था और आलू खुदाई आदि के ठेके भी लेने लगी थी। जब भी वह घर देर से आती तो सईद झगड़ा जरूर करता था। एक दिन शकीला ने सईद को समझाया, देखो, तुम्हारे शक की कोई वजह नहीं है, तुम्हें शक करने की बीमारी हो गई है। इस उम्र में मेरे लिए क्या बिगड़ना बचा है। सईद ने उसे गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ। तुम जैसी औरतें अपने शौहर को बहलाने के लिए इसी तरह की नौटंकियाँ किया करती हैं। शकीला बोली, तुम्हें जो फिक्र है, नहीं कल बेटियां जवान हो रही हैं, कभी सोचा है कि इनकी शादियां कैसे होंगी। तुम यूं ही शक करते रहे तो न जाने एक दिन क्या होगा। सईद अपने शक से बाहर निकलने को कतई तैयार नहीं था। समय के साथ परिवार कलह का अखाड़ा बन गया और नौबत मारपीट तक आने लगी। शकीला पति को समझाते समझाते थक चुकी थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। शकीला अब बेटियों को भी यदा कदा काम पर ले जाती थी। इससे परिवार में झगड़ा व मारपीट और भी ज़्यादा बढ़ गया। घर में जब भी झगड़ा होता था तो बेटियां माँ के साथ हो जाती थी। एक दिन बेटी रजिया ने तो सईद का सीधे सामना किया, अब्बू, तुम जो बार बार अम्मी पर तोहमत लगाते हो वह अच्छी बात नहीं है। बहुत जुल्म हो गए तुम्हारी बेटी की बात पर। सईद को ताव आ गया, माँ की तरफ तुम्हारी भी जुबान चलने लगी है। कहते हुए उसने बेटी को तमाचा जड़ दिया। इससे रजिया रोते हुए बिफर गई। रोज रोज के झगड़ों से हम भी तंग आ चुके हैं। अब यदि तुमने कुछ किया तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे, बेटी ने कहा तो सईद नरम पड़ गया। कहते हैं कि शक इंसान को किसी भी हद तक सोचने पर मजबूर कर देता है। उस रात सईद को पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसके दिमाग में नई बात चल चुकी थी कि बेटियां भी उसकी पत्नी की तरह हो गई हैं। वह उनके चरित्र पर भी शक कर बैठा। एक बार इस शक ने पैर जमाए तो वह दिमाग में घर करके बैठ गया। शकीला घर से बाहर जाती तो बेटियों को भी साथ ले जाती थी। सईद हमेशा शक की नज़र से देखता था और उसके वापस आने पर तानेबाजी करके उनसे झगड़े किया करता था। लाख समझाने के बाद भी सईद का शक बढ़ता गया तो वह खोया खोया रहने लगा। खाते पीते सोते जागते उसे दिमाग में सिर्फ शक भी चलता रहता था। शक पूरी तरह उसकी जिंदगी को हिस्सा बन चुका था। एक दिन शकीला देर शाम काम से घर वापस आई तो सईद ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। मैं जानता हूँ तुम यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाकर आई हो, शकीला ने जवाब दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। वह बोला, तुम्हें गलत करते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे बोलते हुए क्यों आएगी।
कोई एक बात तो बताओ जो मुझे गलत साबित कर दे। कम से कम लोगों से जाकर ही पूछ लो। मैं इसीलिए मेहनत करती हूँ ताकि घर अच्छे से चल सके। शकीला ने समझाया। सईद ने ताना दिया, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। तुझे घर चलाने की फिक्र नहीं, यारों से मिलने की ज़्यादा होती है। पत्नी ने कहा, घर में बेटी बहू है, लेकिन तुम्हें इस उम्र में भी ये बातें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। तुम बगैर की सभी हदों को लांघ चुके हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझसे जबान लड़ाती है। सबको बर्बाद कर दूंगा। सईद चीख कर बोला और शकीला को पीटना शुरू कर दिया। शकीला को उसकी बेटियों ने बचाया। बड़ी बेटी रजिया उसी समय पुलिस को फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन बदनामी परिवार की ही होनी थी, इसीलिए शकीला ने ही उसे रोक दिया। सईद के दोनों बेटों व बहू नसरीन ने भी सईद को कई बार समझाया, लेकिन अपने सामने वह किसी की भी सुनने को तैयार ही नहीं होता था। पिता के गुस्सैल व झगड़ालू स्वभाव के चलते बेटों ने मां को संभाल कर रहने की सलाह दी। उधर सईद के मन में पूरे परिवार को खत्म करने की ठान ली। 2-3 मार्च की देर रात तक सईद जागता रहा। वह बाहर घर की बैठक में सोता था। उसकी पत्नी व बेटियां एक कमरे में, जब कि बेटा दिलशाद व उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सोते थे। 12 बजे के बाद का समय था। पूरे गांव में सन्नाटा था। सईद ने हथौड़ा उठाया और चुपके से शकीला के कमरे में दाखिल हो गया। उस समय शकीला, उसकी बेटियां रजिया, सबाना व सुल्तान गहरी नींद में थी। सईद ने सबसे पहले पूरी ताकत से शकीला के सिर पर हथौड़े से वार किया। उसकी चीख भी नहीं निकल सकी। सईद के शक्की स्वभाव ने उसे बना दिया। इसके बाद उसने बेटियों के सिर पर भी ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। खून से रिश्तों का शक हथौड़ा बरसाते हुए उसके हाथ नहीं कांपे। सईद का इरादा अपनी बहू को भी खत्म करने का था। वह उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन दरवाज़ा बंद देखकर उसने अपना इरादा टाल दिया। इसके बाद वह बैठक में आया और घर से निकल गया। अब सुबह उसने बस पकड़ी और पंजाब के मोहाली में दरगाह में खुद को गरीब मजदूर बताकर पनाह ले ली। बहुत साल पहले वह पंजाब में नौकरी कर चुका था, इसीलिए उसे अपने लिए वह सुरक्षित ठिकाना लगा। सईद को लगता था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने सईद को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सईद ने यदि अपने शक्की स्वभाव को काबू रखकर परिवार पर जिंदगी जी होती तो शायद ऐसी नौबत कभी भी नहीं आती। आज की कहानी बस यहीं तक है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं। मिलते हैं इसी तरह की आगे की क्राइम कहानियों में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।